लगाते हैं ना पर्दे, तो पर्दों के अंदर जो छल्ले डाले जाते हैं ना, ऐसे पर्दा तो समझ लो कोई कंडक्टर है, और जो छल्ले जो डाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो हमने कहो जी हम तो बाहर ना दबाओ, तो मुँह के भीतर ही दबा देगा क्यों नुकसान करे। तो अंदर एमीटर को कहाँ पे लगाना चाहिए? सीरीज़ के अंदर। सीरीज़ के अंदर करंट नहीं बढ़ता है कभी। अब अपनी जो शूट की है लोकेशन चेंज होगी, धूप आ गई है, ये तो भगवान का रोल कर रहा है। ठीक है, और जो पाप का रोल रोल कर रहा है, चेंज इन द पाप। ठीक, एसोसिएटेड विद द कॉइल। कॉइल का मतलब धरती। भाई वो रोज 4 बजे उठता है, उसके बाद वो पढ़ता है लिखता है, यानी कि उसके अंदर बंदे में कोई कमी नहीं होया करती। और उसकी मम्मी जो है वो टीचर होया करती, उसके पापा जो डॉक्टर होया करते। तो इसी तरह आइडल एमीटर हमारा बेस्ट फ्रेंड है, इसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, ये मैक्सिमम काम करके देगा। तो जब ये चीज़ मैक्सिमम होगी तो ये क्या करेगी बताओ? इसको सबसे कम होना पड़ेगा, ये मैक्सिमम है इसको मिनिमम होना। तो व्हाट इज़ एन? एन इज़ द नंबर ऑफ गेहूँ इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गेहूँ की टंकी। समझ में आ गई? आपने हमारी वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी। कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारा तीसरा प्रश्न है 2015 सेट ए सेमेस्टर 1 का। बहुत ही आसान है। इसमें पूछा है कि बायोट सेवटला क्या होता है, उसको हमें एक डायग्राम के साथ समझाएं। तो डायग्राम मैंने ये बना दिया। देखो, एक एक्स वाई कोई एक वायर है, कोई तार है ये, और इसमें से आई करंट जा रहा है। तो जब करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, वो छल्लों के रूप में बनता है। जैसे हम अपने घर में पर्दे लगाते हैं ना, पर्दे, तो पर्दों के अंदर जो छल्ले डाले जाते हैं ना, ऐसे पर्दा तो समझ लो कोई कंडक्टर है, और जो छल्ले जो डाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कोई पूछे यहाँ पे कितना बनेगा पी पॉइंट पे, उसको ज्ञात करने के लिए इस लॉ का यूज़ किया जाता है। तो डायग्राम आपके समझ में आ ही गया होगा। ये एंगल थीटा है, ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इस दूरी को हम आर कहेंगे। तो साइंस का ये नियम होता है कि पहले साइंस कहते हैं कि छोटे के लिए पढ़ो। छोटा का मतलब ये जैसे पूरा वायर था तो इसकी पहले छोटी लेंथ ले ली डी एल, ये 2 पॉइंट हो गए ए और बी, ये यहाँ से यहाँ तक आर दूरी के ऊपर है। अब देखो मोटी मोटी बात है, जब ये आर जितनी दूर होगा तो उतना ही कम होगा कि नहीं होगा भाई? होगा ना। तो इनवर्स लिमिट लिख देंगे। तो अब देखो इस नियम को कर देते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा इसमें। इट इज़ यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। पहली लाइन याद होगी। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न भाई इतना माड़ा लिखो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी लिख सकते हैं हम, एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब तार, बिजली की तार। अब इसके स्टेटमेंट देख लो क्या कहती है। इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्मॉल कंडक्टर ऑफ द लेंथ डी एल, ये वाली, कैरिंग करंट आई एट डिस्टेंस आर इज गिवन बाई, इस फार्मूले से दी जाती है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और आर जितनी ज़्यादा दूर होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम बनेगी। के क्या है? के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या है ये? प्रोपोर्शनलिटी। और के का मान कितना होता है? के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका मान होता है 10 की शक्ति -7। ठीक है, हो गया अपडेट। बायोट सेवटला है, हो गया, कर देना इतना ही, इसके नोट्स बना लेना। नेक्स्ट अगला नियम, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखो इस जो हमारा पेपर है इसके अंदर सारे लॉ पूछ रहे हैं। सबसे पहले लेंज लॉ पूछा है, उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया बायोट सेवट लॉ पूछा है, अब पूछा है गॉस लॉ क्या होता है, 2 नंबर में। और उसके बाद अगला प्रश्न जो करवाऊंगा वो पूछ रखा है कि फैराडे लॉ ऑफ क्या होते हैं। तो बहुत ही अच्छा पेपर सेटर है, और आप देख रहे हो कोई जोर भी नहीं पड़ रहा, सारे प्रश्न कितने आसान हैं। तो डिस्कस करते हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी मैं कहूँ ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो समझ लिया करो अपने दिमाग में वही रसगुल्ला, वही रसगुल्ला, और रसगुल्ला में क्या होती है? चाशनी, और रसगुल्ला में बारीक बारीक होल्स, पोर्स। ठीक है,
और रसगुल्ले के अंदर क्या डली हुई है, रस। रस का मतलब चाशनी। और जब हम इस रसगुल्ले को दबाएंगे यूं, तो इसके अंदर से क्या चीज़ बाहर निकलेगी, चाशनी। ठीक है। तो हमने कहो जी हम तो बाहर ना दबाओ, तो मुंह के भीतर ही दबा दिया करें सा क्यों नुकसान करे। तो रसगुल्ला हमने मीठा लगा है ना, मीठा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब रसगुल्ला हमने दबाया है मुंह के अंदर तो उसके अंदर से चाशनी बाहर निकली है। तो ऐसे ही लेकर चलो कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है, कोई एक चार्ज बॉडी है, और वो हमने किसी सरफेस के अंदर बंद कर दी, डाल दी किसी के अंदर। तो जैसे इसमें से ये चाशनी बाहर निकली थी ना, इसमें से इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेगी, बस ये इतना याद रख लो। ठीक है। तो जो लाइंस बाहर निकल रही है इनका क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है, बहाव हो रहा है बाहर की तरफ। इस बहाव को साइंस की भाषा में बोलते हैं फ्लक्स। इलेक्ट्रिक निकल रही होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और भाई अगर वो बार मैग्नेट होती जो मैंने अभी दिखाई थी, वो मैग्नेट होती तो उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते। जैसे देखो ये रही, इसका अंदर से देखो, ध्यान दियो एक सेकंड, इसके अंदर हमने कुछ लाइन बाहर निकलती दिख रही, नहीं दिख रही। तो ये जो है ना, ये काल्पनिक लाइन होती है। ये समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वास्तव में ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में होता है। ठीक है। लेकिन उसको समझाने के लिए जो मैंने ये लाइन बनाई है ना डियर स्टूडेंट्स, ये काल्पनिक है। ठीक है, इमेजनरी होती है। लेकिन अपनी चाशनी तो ओरिजिनल है, वास्तव में हो चाशनी। जो कदे उसके ऊपर ये रूल लागू मत करियो। तो बस ये करना है इसने, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि जो टोटल बहाव होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को है ना हम फाई नाम के अक्षर से लिखते हैं, फाई, ऐसा ही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो ई लगा दिया करो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो बी लगा दिया करो। ठीक है। और ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा। थ्रो ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू, यही पर्सन है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। इसके अंदर जितना भी चार्ज बंद है ना, उसने कितने से गुणा कर दो, 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो वो टाइम्स का मतलब है गुणा। ठीक है। और टाइम का मतलब घड़ी नहीं है, अब भाई इतना बज गया और फिर चार्ज निकलेगा, नहीं। टाइम का मतलब गुणा, 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स गुणा होगी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। वही बात आ गई। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला ऐसे दिया जाता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एक्स। तो इसको हम बोलते हैं, देखो पूरा डी एस हो तो हम बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल। ये तो इंटीग्रेशन का निशान नहीं, इसको क्या बोलोगे, सरफेस इंटीग्रल। और पूरा एल होता तो क्या बोलते, लाइन इंटीग्रल। यहाँ पे वी होता तो क्या बोलते, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये वाली बात फाई के बराबर है, ये वाली बात ही फाई के बराबर है। जब ये दोनों बात फाई के बराबर है तो इन बराबर होने में बताओ क्या शर्म आ रही है, ये भी बराबर होंगी, ये मैंने लिख दी। अब यहाँ से इसके में एक नई डेफिनेशन बनाएंगे। देखो वो तो थी 1 एप्सिलॉन टाइम्स, यहाँ से एक नई डेफिनेशन और बनाएंगे। देखो क्या, कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट आ गई। 2 नंबर का था, लिखियो इतना छोड़ दियो तो भी पूरा नंबर मिलेगा। पूरा तो एक बना दो तो हम खुद भी बना सको। तो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है। तो इसका अंदर छोटा मोटा एक आधा हल्का सा और जानकारी दे दूँ। एक एक नंबर के जब कदे पर्सन आओगे तो आप खुद ही कर दोगे। कोई पूछे भाई ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, माइनस क्या हो और प्लस क्या हो दे दिया, तब आप कहोगे सर फाई इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड देखो काट दो, कितना उतर आएगा, 0। या तो स्टूडेंट्स ऐसे दे दे, या वो पूछ दे कि भाई डाईपोल की वजह से बताओ, डाईपोल। तो डाईपोल में भी तो यही तो होते हैं, डाईपोल के अंदर भी तो एक माइनस का क्या और एक प्लस का क्या होता है, समझ में आ गई। जैसे HCl, H2O, NH3, ये सब डाईपोल का एग्जाम्पल हैं। इनमें जितने जमा के चार्ज होते हैं उतने माइनस के होते हैं। जैसे ये हो गया 1, ये भी 1 हो गया। और इसी पर्सन ने मान लो ऐसे दे दे कि माइनस का 2 क्यू, प्लस का 2 क्यू, प्लस का 1 ले लो,
फिर प्लस का 4 केव ले लो, माइनस का 6 केव ले लो। वो पूछा अब बताओ कितनी है, तो हमने इनका एल्जेब्रिक सम लेना है। एल्जेब्रिक सम के अंदर प्लस भी आती है माइनस भी आती है। तो भाई जमा जमा का जोड़ लो पहले, 5 माइनस माइनस का जोड़ लो, कितना होगा 8 है। 8 माथे 5 गए 3, तो -3 क्या हो गया बटे एप्सिलॉन नॉट। सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये पर्सन हो गए तुम्हारे हवाले। हाँ अभी देख लो 5 और अगला पर्सन है, व्हाट आर द फैराडे लॉ ऑफ EMI। फैराडे लॉ क्या होते हैं, तो देखो भाई इसने भी फैराडे लॉ ऑफ EMI की मतलब शॉर्ट फॉर्म है ये। EMI की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही कहते हैं कि कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, ठीक है, जब ही जाके कोई चीज़ मिलेगी। तो फैराडे फर्स्ट लॉ है, ये फैराडे जो फर्स्ट लॉ है, मैं कई बार स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूँ, ये लाइक गीता का उपदेश की तरह है कि जब जब इस धरती के ऊपर पाप बढ़ेंगे तो भगवान जन्म लेगा, ठीक है। इस पर्सन को अब जो पाप और जो भगवान है ना, उनको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे जो भगवान का रोल कर रहा है वो कौन है, इंड्यूस्ड EMF। ये तो भगवान का रोल कर रहा है, ठीक है। और जो पाप का रोल कर रहा है, धरती के ऊपर पाप बढ़ेंगे यानी कि पाप को रोल कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन द पाप, ठीक। एसोसिएटेड विद द क्वाइल, क्वाइल का मतलब धरती, ठीक है। ऐसे मान के चलो, अभी मैंने करवाया भी था लेंजला के अंदर, ये क्वाइल अपनी क्वाइल तुमने देख ली थी। और इसके साथ जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को किस नाम के अक्षर से लिखोगे बताओ, φB। इसका फार्मूला होता है B × S। इससे पीछे वाले पर्सन में अभी करवाया मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स φE, उसका फार्मूला क्या होता है E × S। तो ये वाली चीज़ जो है वो कहता है कि जब जब ये फ्लक्स चेंज होगी तो यहाँ के ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF आएगा, ठीक है। ये गीता का उपदेश की तरह है, बिल्कुल सिंपल है। 1 नंबर अपने FD होगी, पेपर में आओ इतना ही करना है। उसके बाद फैराडे का दूसरा नियम भी है भाई। अगले ने तो ये कोई पूछा नहीं कि फर्स्ट लॉ बताओ सेकंड लॉ बताओ, उसने ये वो कह दिया कि फैराडे की लॉ बताओ, तो मैंने तो दोनों लॉ बताने पड़ेंगे। दूसरा क्या है कि ये जो भगवान है ना, इसका जो मान होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज के। अगर ज़्यादा चेंज हुई है तो ज़्यादा भगवान आएंगे, ठीक है। एक साथ 2 3 3 4 4 भगवान नीचे उतरा होगा। तो ये तो हो गया चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF मतलब भगवान का जो मान होंगे ना वो कितने होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि कितनी यहाँ पे गड़बड़ घोटाला चल रहा है, यानी कि चेंज इन द फ्लक्स। कि मान लो T1 टाइम के ऊपर फ्लक्स थी φ1, और स्टूडेंट्स आपने बैक लेगा फिर लेके आया तो T2 तब तक हमारी घड़ी की सुई चल चुकी थी, तो यहाँ पे फ्लक्स होगी φ2। तो चेंज कितनी हुई बताओ, चेंज कितनी हुई φ2 - φ1, और टाइम कितना लगा है T2 - T1। तो इस बात को मैं ऐसे लिख दूँ, इसी बात को ऐसे लिखवा लो, E = dφ/dt, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस साइंटिस्ट के पास वो माइनस का निशान नहीं है, माइनस का निशान तो लेंजला ने दिया है, वो हम तो बाद में बताएंगे उसको। इसी बात को और भी लिखो, देखो फाई जो होती है वो Li के बराबर होती है, तो फाई की जगह मैं Li भी लिख दूँ, तो E = जब पूरा Li रखोगा d/dt, मेरे ख्याल से हमने E दिखा वो सही, फाई की जगह Li रख दिया, L ने बाहर ले लो, E = L/di/dt। ये सब फैराडे सेकंड लॉ है। और कोई पूछे ना फैराडे लेंज लॉ बता भाई, फैराडे लेंज लॉ का मतलब है मारुति सुजुकी लॉ, यानी कि 2 चीज़ मिलेगी, 2 साइंटिस्ट का नाम जुड़ेगा। फैराडे लेंज लॉ का मतलब मारुति सुजुकी लॉ, हीरो होंडा लॉ की 2 कंपनी जुड़ के साथ बनी है। तो बस जब फैराडे लेंज लॉ है तो लेंज लॉ तो इसकी डायरेक्शन बताई थी कि हमेशा इसका अपोज होता है, तो इन सब का माइनस का निशान लगा देंगे और पूरा कोई कांस्टेंट लगा दो, k का मान 1 कर दो, k = 1, तो ठीक है। तो फैराडे का दोनों लॉ शॉर्टकट में निपटा दिया है। 2 नंबर का पर्सन है, इतना कर दियो और एक डायग्राम बना दियो छोटा सा साफ सुथरा सा, वो हो जाएगा। तो ये अपना फैराडे लॉ भी तुम्हारे हवाले हो गए हैं। अब देखता हूँ क्या बच गया। हाथ किया छठा पर्सन, और देखो बहुत ही सिंपल आया पर्सन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर। आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो एमीटर बताओ क्या काम करता है। एमीटर का काम होता है करंट को नापना,
तो आइडियल का मतलब, आइडियल एमीटर होता है जो करंट की चोरी ना करे, मैक्सिमम करंट नाप के दे। तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, याद कर लेना इसको। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर कितनी होगी, 0। और वो पूछता है भाई ये तो 1 नंबर ले लो अपना। उसके बाद वो कहता है ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और I इज इक्वल टू V बटे R। देखो ये चीज़ हमने मैक्सिमम करके देनी है, मैक्सिमम। देखो जो चीज़ आइडियल होगी ना, आइडियल का मतलब वो जैसे हम अपना छोटी क्लास के अंदर पढ़ा करता कि माई बेस्ट फ्रेंड का प्रस्ताव। तो माई बेस्ट फ्रेंड का जो प्रस्ताव होता था ना, उसके अंदर हम बताते थे कि भाई वो रोज़ 4 बजे उठता है, फिर उसके बाद वो पढ़ता है लिखता है, यानी कि उसके अंदर बंदे में कोई कमी नहीं होया करती। और उसकी मम्मी जो है वो टीचर होया करती, उसके पापा जो डॉक्टर होया करते। तो इसी तरह आइडियल एमीटर हमारा बेस्ट फ्रेंड है, इसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, ये मैक्सिमम काम करके देगा। तो जब ये चीज़ मैक्सिमम होगी तो ये क्या करेगी बताओ, इसको सबसे कम होना पड़ेगा। ये मैक्सिमम है तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा। और किसी का मान भाई मिनिमम कब होगा, जब 0 हो। तो ठीक है, यहाँ से कर देना इसको, ये हमारा 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। बिकॉज वाई ऐसा क्यों होता है, क्यों लिख देना, आइडियल एमीटर, IA लिख रहा हूँ शॉर्टकट, मेरी आवाज़ के साथ देख लो। आइडियल एमीटर measures maximum current, so R must be 0। अब मुझे अपनी ना लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, धूप आ चुकी है तो, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा देखते हुए समय को मैंने 1% करवा दिया है। धूप बिल्कुल मेरे सिर पर आ चुकी है, और मैं उरे थोड़ा 1% और अपडेट कर दूं अगर आप अनुमति दो तो। अगर यहाँ पे एमीटर की बजाय वोल्ट मीटर आ जाता तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वोल्ट मीटर आ जाता तो यहाँ पे कर देना, क्या कर देना था, इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे 2 छोटे छोटे पर्सन और भी हैं कि किसी सर्किट के अंदर एमीटर को जो है ना वो लगाते हैं सीरीज में, ठीक है, और वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, पैरेलल में। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक पर्सन में कई पर्सन निपटा दिए एक साथ, क्योंकि सीरीज़ के अंदर जो है वो करंट नहीं बढ़ता है, करंट नहीं बढ़ेगा तो वो सही नाप के देगा। ठीक है, और वोल्टेज के अंदर, इसमें पैरेलल के अंदर वोल्टेज नहीं बढ़ती है तो वो सही नाप के देगा। जैसे मैं कई बार आपने उदाहरण दे चुका हूँ, फिर समझो एक बार। जैसे अपने स्कूल के 3 गेट हैं भाई, ठीक, और कोई पूछे तारे स्कूल में कितने बालक हैं ये बताओ हमने, तो हम लोग का भाई छुट्टी हो जब गिन लिए, और हमने अपने स्कूल के 3 गेट खोल दिए तो आधे बालक उत्तर चले गए और उत्तर चले गए। तो उसके वो गेट के बाहर बैठा तो वो बोला जी थारे स्कूल में तो 12 बालक हैं। मुझे बकवास कर रहा है, 12 बालक हुआ करे। तो कहाँ बैठा था, नूल में तो उस गेट के ऊपर था, तो भी बालक तो ज़्यादा थे लेकिन वो गलत बैठा था ना। तो इसी तरह हमने सर्किट के अंदर एमीटर को कहाँ पे लगाना चाहिए, सीरीज़ के अंदर। सीरीज़ के अंदर करंट नहीं बढ़ता है कभी भी, तो जो चीज़ नहीं बटेगी तो वहाँ पे लगाओ, जब भी तो नाप के देगा। तो ऐसे ये 2-3% और कर लियो, ये मैंने सारा करवा दिया है। अब अपनी ये जो शूट की है लोकेशन चेंज होगी, धूप आ गई है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो 2, 3, 4, 5, 6 जो हमने 5% करवाए आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स। हाँ तो स्टूडेंट्स देखो, हमारा 9वां पर्सन है। 9वां पर्सन कहता है कि एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक संबंध बना के दिखाओ, और वो होता है I बराबर NeAVD। ये सारा कैरेक्टर देख लो क्या है। N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, छोटा n है। E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो मैंने रेड कलर में दिखाया है। ये एक वायर समझ लो, एक कंडक्टर है, ये जो नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तार है एक, ये ठीक है, उसका हमने दिखाया। इसमें से I करंट जा रहा है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, L उसकी क्या होगी, लंबाई होगी, ठीक है। और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी के नीचे हमने D लगाया, यानी कि विशेषण है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत ही मंद गति, मंद, ठीक है। अब देखो इस पर्सन को समझेंगे ना, उसके लिए हम सबसे पहले एक कल्पना करते हैं कि जैसे तुमने बताओ ये जो तुम्हें तार से
ये अपने घी वाली टंकी जैसा नहीं दिख रहा है, घर में जो घी वाली टंकी से ऐसी तो या करे, ठीक है। और इस टंकी को मान लो मैंने कहूँ कि भाई उरा तक 1 फुट ऊंची है, या वैसे तो घनी फुट ऊंची है, लेकिन 1 फुट के अंदर ये देखो एम गेहूँ पड़ा दुनिया भर का, इन मैं एन कह दूँ तो व्हाट इज एन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ गेहूँ इन द यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मान लो इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो और इसकी लेंथ भी मैंने 1 फुट कह दी, तो इसको वॉल्यूम कैसे निकालोगा, ए इंटू एल, तो वो ए को रोल कौन कर रहा है 1 और एल को रोल कौन कर रहा है 1, तो वॉल्यूम कितना होगा 1। तो व्हाट इज एन, एन इज़ द नंबर ऑफ गेहूँ इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गेहूँ की टंकी। समझ में आ गई, इस बात में परानी ले चलो। अब कोई तुमसे पूछे व्हाट इज़ द एन, ये तार है हमारा, ये तार जो है वो इसने ऐसे मान लो नू, ये मैंने कर दिया ऐसा, तो जितना मैंने गेहूँ का दाना बताया था ना उतना आपने इलेक्ट्रॉन फिट कर देना है। व्हाट इज़ द एन, एन इज़ द, लेट एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये जो तार है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या कितनी है, छोटा एन से। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जब हम निकालते हैं, तो वॉल्यूम जब निकालते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर हम 3 चीज़ें गुणा करते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है, ठीक है, इसने कितना स्थान घेरा है। तो वॉल्यूम के अंदर 3 चीज़ आती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई में एरिया आ गया, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई में क्या आ गया एरिया, और यहाँ पे हाइट का रोल कौन करेगा, उसकी लेंथ। तो हमारा इस पर्सन के अंदर देखो एरिया तो पहले दे रखा था ये रहा, यानी कि एरिया के अंदर 2 फिजिकल क्वांटिटी है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लेंथ ही आ गई जो हाइट का रोल करेगी। तो वॉल्यूम ऐसे निकालते ए इंटू एल। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई है। उसके बाद देखो बस अब पर्सन ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। तो टोटल वॉल्यूम हो गया इतना। अब कोई पूछे भाई इसमें कितना इलेक्ट्रॉन से टोटल, भाई यूनिट वॉल्यूम में इतना दाना था, पूरी टंकी में गुणा इतना, उस हिसाब से कर देंगे हम गुणा करके। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, एन इंटू ए इंटू एल। पूरा तक समझ में आ गई। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ई, देखो मैंने इसको छोटी ई लिखी है, मैं कई बार एल और ई ऐसी लिख दिया करूँ तू, तो तुम थोड़ा ध्यान रखियो। ये एल है, जो थोड़ा लंबा अक्षर दिखे वो एल है, ये ई है। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ई से, पूरा हम छोटा क्या वो भी लिख सकते। टोटल चार्ज कितना होगा बताओ, इतना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना, तो टोटल गुणा इतनी कर दी, पूरा तक समझ में आ गई। तो टोटल चार्ज हमारे पास आ गया इतना, ठीक। ये अपना हमने एक भाग इसका पूरा कर लिया। सेकंड बताओ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के जाएगा वहाँ तक जाएगा तो कितना समय लेगा। द टाइम टू मूव फ्रॉम वन एंड टू सेकंड एंड, ये 1 2 जो मैंने ऐसे लिख दिया 1 2, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा। तो वही अपने 10वीं का पुराना फार्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है एल, और उसकी चाल जो है उसको हमने वीडी बोल दी है से। ये वही निवेदक वाला है, समझ गए ना, वी के नीचे डी लगानी। बस अपना काम पूरा हो गया। ये अपनी इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने निकाल कर दिखाना है रिलेशन बिटवीन करंट। करंट का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज बटे टाइम। तो टोटल चार्ज अपने निकाल रखे ये ना, एन ए एल लंबा है, ई बटे समय, समय कितना है एल बटे वी डी। तो जब मैं एल रखूँगा तो डियर स्टूडेंट जो थर्ड वाली होती है ना वो हमेशा ऊपर जाती है, इसको मैं वी डी लिख दूँ, वी डी बराबर आई। कुछ कट गया भाई, देखो एल से एल कट गया तो कितना आ गया, एल बराबर एन ई ए वी डी। ये हमने सिद्ध करना था, ये हमने कर दिया है। अपने हरियाणा बोर्ड का कितना प्यारा छोटा सा पर्सन है, शायद आपके समझ में आ गया होगा। गेहूँ का दाना की जो टंकी के साथ मैंने कंपेयर करके इसको समझा दिया है। एफडी होगी तुम्हारे हवाले, ठीक है भाई। लास्ट पर्सन है 2 नंबर का हमारा, व्हाट आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो डियर स्टूडेंट्स जब कोई मेटल जो है किसी मैग्नेट के संपर्क में आती है तो वो भी मैग्नेट बन जाती है। तो वो मैग्नेट जो बनती है ना वो 3 किस्म से बनती है। जैसे हम मान लो हम आपका टेस्ट लें तो किसी बच्चे के मान लो अच्छे नंबर आए तो उसको हम बोलेंगे एक्सीलेंट, ठीक है, एक तो ये कैटेगरी होगी। और मान लो किसी के थोड़े कम नंबर आए उसको हम बोलेंगे एवरेज,
और किसी और भी कम बनाए उसको हम क्या बोलेंगे, पुअर। ठीक है। तो इसी तरह जब मैग्नेट के संपर्क में कोई मेटल रखी जाती है तो वो मेटल कितना प्रदर्शन करती है कि वो मैग्नेट जो मैग्नेट के संपर्क में जो मेटल रखी जाएगी वो भी मैग्नेट बनती है। ठीक है। तो वो जो मैग्नेट बनेगी, जैसे मान लो यह है मैग्नेट, इसके संपर्क के अंदर यह मैंने ग्रीन वाला पेन रख दिया, ये ग्रीन वाला पेन जो है वो कुछ समय बाद ये भी मैग्नेट बन जाएगा। आपने देखा होगा ना, कई बार हमारे जो पेचकस होते हैं, ये पेचकस कई हम नट को खोलते हैं तो उसको खुद खींच के लेके आ जाते हैं। ठीक है। यानी कि वो जो पेचकस है वो आगे से मैग्नेटाइज होता है। और किसी भी मैग्नेट को आप 20-30 बार ऐसे यूँ करोगे ना किसी भी लोहे की चीज़ को, तो वो खुद भी चुंबक बन जाता है। समझ में आ गई बात। तो जो चुंबक बनता है ना, उनकी कैटेगरी के हिसाब से हमने 3 हिस्सों में बांट रखे हैं। एक कौन कौन सा होता है, एक होते हैं जो एक्सीलेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा चुंबक बनते हैं, उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। दूसरे जो कम बनते हैं इनको हम बोलते हैं पैरा। और जो बिल्कुल पुअर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। ठीक है। तो अब पर्सन जो हमारा है ना, उस पर्सन के अंदर जो आया है, उस पर्सन के अंदर पूछे हमसे कि भाई पैरामैग्नेटिक मेटल क्या होते हैं। ठीक है। पैरामैग्नेटिक मेटल क्या होते हैं और इनको कुछ किसी सूटेबल एग्जाम्पल के हिसाब से इनको हमको बताओ। तो देखो मैंने इसका उत्तर लिख दिया है। दीज आर द मेटल्स दैट आर वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। सीधी बात है, उनके अंदर जो मैग्नेट बनी है वो कम बनी है और इसलिए वो वीकली होते हैं। वीकली की स्पेलिंग देख लो। कई बार मैं बच्चों के टेस्ट चेक करता हूँ तो वीकली ऐसे लिखते हैं, WEEK। ये होगा साप्ताहिक, लेकिन हमने लिखना है वीकली की स्पेलिंग VEAKLY, वीकली। यानी कि बहुत ही कम खींचते हैं वो चुंबक के पास। द एटम्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ स्पिन इन द सेम डायरेक्शन। उनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है। अब मैंने 2 डायग्राम बना के दिखाए हैं, देखो। इनका अंदर मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट है, अभी नहीं है, तो ये सारे इनकी डायरेक्शन ना इधर उधर हो जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना यहाँ पे 0 है। उसके बाद जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को लगाएंगे तो ये सारे के सारे एक लाइन में हो जाएंगे। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड का रोल कौन कर रहा है यहाँ पे, टीचर कर रहा है। जैसे क्लास में टीचर आएगा तो सारे बच्चे सीधे बैठ जाते हैं, वो टीचर जाते ही वो फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारा इतना। इसमें एग्जाम्पल ले लेना, एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पैरामैग्नेटिक वाला पर्सन सारा समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमने सन 2015 के 2-2 नंबर के सारे पर्सन सॉल्व कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स।